मूल दर्शन को समझते हैं। समाजवाद में इस बात को स्वीकारा जाता है कि ये जो समाज होता है ये किसी भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोई भी व्यक्ति बड़ा होता है, उसमें संस्कार जो होते हैं, उसकी जो शिक्षाएं होती है, ये सभी समाज की देन होती है। वो जन्म समाज में ही लेता है, वो बड़ा समाज में ही होता है, उसकी समस्त आर्थिक गतिविधियां समाज में ही होती है, सांस्कृतिक रूप से जो भी उसके पास शिक्षाएं होती है वो समाज की ही देन होती है। ऐसे में समाज ने व्यक्ति के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, व्यक्ति के विकास में योगदान देता है। तो व्यक्ति को का भी समाज के संदर्भ में कुछ कर्तव्य होने चाहिए और व्यक्ति को भी समाज को बनाए रखना चाहिए। यदि समाज अच्छा होता है तो व्यक्ति जो है वो स्वभावतः अच्छा होगा, और यदि समाज का स्वरूप गलत हो, समाज का स्वरूप ही यदि भेदभाव पे आश्रित हो, समाज का स्वरूप यदि शोषणकारी हो, समाज का स्वरूप अशिक्षा से संबंध में रखता हो, यदि समाज ही अपराधीकरण हो, तो उस समाज में रहने वाले व्यक्ति के पास भी ये गुण मौजूद होंगे। लेकिन यदि समाज का स्वरूप अच्छा हो, समाज शिक्षित हो जाए, समाज आर्थिक गतिविधि में उच्च हो, समाज सांस्कृतिक रूप से बेहतर हो, तो ऐसे में उस समाज में रहने वाला व्यक्ति भी क्या होगा, बेहतर होगा। ऐसे में समाजवादी विचार का जो मूल ध्येय है या केंद्र है वो इसी बात पर निर्भर है कि एक बेहतर समाज का निर्माण कैसे किया जाए, और इसके लिए एक राजनीतिक विचार के रूप में, एक राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में समाजवाद इस बात की कल्पना करता है कि राज्य एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे। और एक बेहतर समाज के योगदान में निर्माण देने के लिए कैसे हो, तो एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करे जहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। इस समाज में आर्थिक रूप से अत्यंत ऊंच और नीच की स्थिति ना हो। ऐसा ना हो कि कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर है और कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है, अमीर और गरीब के मध्य की खाई बड़ी ना हो, जबकि एक यूं कह लीजिए कि एक संतुलन में हो। ये समाजवाद का ध्येय होता है। उस समाज में शोषण विहीन समाज हो, यानी शोषण जैसी कोई स्थिति ना हो, किसी जाति विशेष के लोग किसी जाति विशेष के लोगों का शोषण न करें, किसी लिंग विशेष के लोग किसी लिंग विशेष के लोगों का शोषण न करें, किसी धर्म विशेष के लोग किसी धर्म विशेष के लोगों का शोषण न करें। तो ये कह सकते हैं कि समाजवाद के एक राजनीतिक रूप में एक ऐसा भी ध्येय होता है, दर्शन होता है कि जिसका लक्ष्य ये होगा कि शोषण विहीन समाज भी हो। अब कोई वंचित वर्ग है, अब राज्य की एक हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि वो जो वंचित वर्ग है उसका उत्थान हो, उसका कल्याण हो, और इस दिशा में राज्य काम करे। तो समाजवाद राजनीतिक दृष्टिकोण में इन्हीं लक्ष्यों को लेकर चलता है और एक राज्य से ये उम्मीद करता है कि ये इन लक्ष्यों को क्या करे, राज्य पूरा करे। जबकि अब उदारवाद पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। उदारवाद का राजनीतिक दर्शन क्या है, उदारवाद का मूल दर्शन क्या है। उदारवाद का जो मौलिक दर्शन है वो समाजवाद से ठीक विपरीत है। समाजवाद कहता है कि व्यक्ति के विकास में समाज का योगदान है। एक बेहतर समाज है तो ही एक बेहतर व्यक्ति है, और एक बेहतर समाज एक बेहतर व्यक्ति के होने के लिए, एक बेहतर मनुष्य के होने के लिए आवश्यक शर्त है। जबकि उदारवाद इस विचार को बदल देता है, विपरीत कर देता है। क्या वो ये करता है कि जो एक बेहतर व्यक्ति या एक बेहतर मनुष्य ही एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। इस अर्थ में उदारवादी विचार समाजवादी विचार के भी मूल में चला जाता है। यूं वो कहता है कि समाज भी जो है वो व्यक्तियों के समूह से ही बना है। समाज का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, व्यक्ति है तो ही समाज है। और ऐसे में यदि व्यक्ति ही यदि उच्च हो जाए, व्यक्ति विकसित हो जाए, व्यक्ति के जीवन से संपूर्ण प्रकार की ये जो विसंगतियां हैं जो सामाजिक जीवन में आवश्यक रूप से सामाजिक जीवन को यूं कह लीजिए कि सामाजिक जीवन की अच्छाइयों को समाप्त करती है, यदि व्यक्ति के जीवन से वो हट जाए तो फिर एक बेहतर समाज का स्वरूप अपने आप आ जाएगा। उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। तो उदारवादी दृष्टिकोण में एक बेहतर व्यक्ति के निर्माण पे बल दिया जाता है। और एक बेहतर व्यक्ति का निर्माण कैसे हो, तो व्यक्तियों को कुछ ऐसे अधिकार मिले जो उसके वास्तविक विकास में, नैसर्गिक विकास में योगदान दे सके, और राज्य की ओर से उसके जीवन में ऐसा कोई प्रतिबंध ना हो जिससे व्यक्ति अपने उस नैसर्गिक विकास में क्या हो सके, से पीछे रह जाए या वो विकास को प्राप्त न कर सके। तो हो गया उल्टा।
यानी समाजवादी कह रहा है कि एक बेहतर समाज होना चाहिए एक बेहतर व्यक्ति के लिए, और उदारवादी कह रहा है कि एक बेहतर व्यक्ति होना चाहिए एक बेहतर समाज के लिए। तो जाहिर सी बात है, उदारवादी बेहतर व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति को अधिक से अधिक क्या करेगा, छूट की बात करेगा। वो ये कोशिश करेगा उदारवादी दृष्टिकोण में कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, उसे अधिक से अधिक अधिकार मिले, राज्य उसके विकास में कोई दखल ना दे। और इस बात को भी उदारवादी स्वीकार करता है कि व्यक्ति को पास गुण, योग्यता, क्षमता प्रकृति जनित है, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति ही प्रदान करती है। तो व्यक्ति को विकसित बनाने में, बेहतर बनाने में राज्य की कोई खास भूमिका हो ऐसी बातें नहीं है। बस व्यक्ति स्वभाव से ही अच्छा है, बस करना क्या है कि उसके ऊपर वो तमाम बंधनें या वो तमाम परिस्थितियां जो उसके बेहतर बनने के प्रतिकूल है, विपरीत में है, बस उसको हटा लिया जाए और उसे एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए जो उन अनुकूल परिस्थितियां है बस उसे वो प्रदान कर दी जाए। ये उदारवादी कहता है। तो उदारवादी का लक्ष्य व्यक्ति है और समाजवादी का लक्ष्य समाज है, ये नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। तो भारत के संविधान ने राजनीतिक दर्शन के रूप में इन दोनों ही विचारों को अपनाया हुआ है। यद्यपि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, लेकिन अभी आप लोग ये टॉपिक अभी और क्लियर हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी विचार जोड़ा गया है, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि भारतीय संविधान केवल और केवल समाजवादी ही विचार को ही अपनाता है और उदारवादी से उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। हमारा संविधान समाजवाद को भी स्वीकारता है और साथ ही साथ उदारवाद विचारधारा को भी क्या करता है, भारत का संविधान स्वीकार करता है। तो एक ये जो मौलिक और आवश्यक बातें होंगी ये हम लोग के समक्ष ये जानने योग्य होगी। अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर समाजवाद के जो स्वरूप है वो हमारे संविधान में किस तरीके से अपनाया गया है, और साथ ही हम लोग इस बात को भी अभी देखेंगे कि उदारवाद का जो स्वरूप है उसे हमारे संविधान में किस तरीके से अपनाया गया है। तो यहां पर देखते हैं पहले हम लोग समाजवाद का स्वरूप कहां पर, भारत के संविधान में। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि समाजवाद एक राजनीतिक विचार के रूप में राज्य से कुछ लक्ष्यों को लेकर अपेक्षा करती। पहला क्या, तो समाजवाद की विचारधारा है ये इस बात पे जोर देती है कि जो संपत्ति है, संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए। समाजीकरण से क्या अभिप्राय, संपत्ति का समाजीकरण से क्या अभिप्राय, उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के जो साधन है, इन साधनों पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, ना कि व्यक्ति का। साधनों पर समाज का नियंत्रण हो, ये विचार के रूप में जो पहली मांग या पहली अपेक्षा एक राज्य से करता है समाजवाद। उत्पादन के साधनों का अभिप्राय जो उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, कृषि आदि गतिविधियां होती है, ये किसी निजी व्यक्ति का मामला ना हो, ये समाज का इस पे नियंत्रण, सामूहिक नियंत्रण हो। और समाज का जो संस्थागत मुखिया है वो चूंकि राज्य होता है, अतः संपत्ति पर मौलिक जो मूल स्वामित्व है वो राज्य का होना चाहिए, और राज्य के द्वारा उस उत्पादन के साधनों पर भेदभाव के बिना समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। ये एक बात संपत्ति के समाजवाद में ये लक्ष्य रखा जाता है। दूसरा जो लक्ष्य रखा जाता है कि ये जो समाज है उस समाज में भेदभाव, समाज में भेदभाव की समाप्ति की बात करता है, समाप्ति की बात करता है। अर्थात कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, और ये भेदभाव धर्म के आधार पे ना हो, जाति के आधार पे ना हो, लिंग के आधार पे ना हो। तो इस तरीके से ये कहता है कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, यानी एक समानता पे आधारित समाज की स्थापना हो। यह समाजवाद अपना दूसरा लक्ष्य लेके मौलिक रूप में चलता है। तीसरा जो कि अभी अब हम लोगों ने जाना, यह कहता है कि शोषण
विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना की बात करता है। यानी एक ऐसा समाज जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति का, किसी वर्ग के द्वारा किसी अन्य वर्ग का, किसी क्षेत्र के द्वारा किसी दूसरे क्षेत्र का शोषण ना हो। शोषण का अभिप्राय है कि उसकी यानी उसको किसी उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्गों का अपने मनोनुकूल, अपनी इच्छा के अनुकूल, भले ही उसमें दूसरे का हित ना हो, केवल वो अपने हित के अनुकूल कार्य करवा ले, दबाव डलवा दे, उसको उसके हित को क्या करे, समाप्त कर दे। तो इसको हम लोग शोषण से आमतौर पे जान सकते हैं। तो ये शोषण विहीन समाज की स्थापना, ये बातें की जाती है। और चौथे लक्ष्य जो इसका हो जाता है वो ये हो जाएगा कि जो वंचित वर्ग है समाज में, वंचित वर्गों का वर्ग का कल्याण हो। ये लक्ष्य जो है, या यूं कहिए कि ये अपेक्षा समाजवादी विचारधारा एक राज्य से राजनीतिक विचार के रूप में करता है कि संपत्ति का समाजीकरण हो, अर्थात उत्पादन के जो साधन है उस पर समाज का नियंत्रण हो, राज्य का नियंत्रण हो, समाज में भेदभाव की समाप्ति हो और एक समानता पर आधारित समाज का निर्माण हो। शोषण विहीन समाज की स्थापना हो, कोई किसी वर्ग के द्वारा किसी अन्य वर्ग का शोषण न किया जाए, और वंचित वर्गों का कल्याण हो, ऐसा वर्ग जो विकास क्रम में पीछे छूट गए हैं, शिक्षा के क्रम में पीछे छूट गए हैं, और बहुत सी मामलों में आधुनिक जो यूँ कह लीजिए कि तकनीक है, आधुनिक विकास के जो साधन है वहाँ तक के पहुँच से पीछे छूट गए हैं, यानी वंचित हो गए हैं, पीछे छूट गए हैं, उन्हें उनके कल्याण के लिए, उस सीमा तक पहुँचाने के लिए जहाँ से वो पीछे है वहाँ तक के लिए उस प्रयासें की जाए। एक समाजवाद के विचार के रूप में इस बातों को कही जाती है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि भारत का जो संविधान है, क्या वस्तुतः इन बातों को, वस्तुतः समाजवाद के इन लक्ष्यों का क्या करता है, पूरा करता है? और यदि करता है तो हमारा संविधान ने समाजवाद के मौलिक स्वरूप को अपनाया हुआ है, और यदि नहीं तो थोड़े से बदल के अपनाया हुआ है। तो यहां पर देखिए, भारत का जो संविधान है वो संविधान समाजवाद के इन लक्ष्यों में से कुछ लक्ष्यों को तो स्वीकार करता है, लेकिन कुछ लक्ष्यों को स्वीकार नहीं करता। जैसे ये लक्ष्य, आप लोग भारत में रह ही रहे हैं तो आप जानते होंगे, क्या हमारे देश में उत्पादन के साधन पे केवल और केवल सरकार का नियंत्रण है, समाज का नियंत्रण है? नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति भी घूमते हैं हमारे देश में, अनेक लोग हैं। कृषि भी जो की जाती है, ऐसा नहीं है जिसकी जो संपत्ति होती है उसी के अकॉर्डिंग कृषि की जाती है। तो संपत्ति का जो समाजीकरण है, इन लक्ष्यों को हमारे संविधान ने स्वीकार नहीं किया है। इसके अतिरिक्त समाज में भेदभाव की समाप्ति की बात करता है। इस लक्ष्य को जो है, इसको काट देते हैं, इस लक्ष्य को स्वीकार किया है। शोषण विहीन समाज की स्थापना हो, इस लक्ष्य को आप लोग देखेंगे स्वीकार करता है। वंचित वर्गों का जो कल्याण है, इस लक्ष्य को समाप्त करता है। और संपत्ति के समाजीकरण की जगह पर आय की असमानता, यानी ये सरकार की कोशिश रहती है कि जो आय की असमानता है इसको कम किया जाए, असमानता को कम करने की बात की जाती है। यानी संपत्ति का समाजीकरण के लक्ष्य नहीं है, अपितु आय की असमानता। यद्यपि सरकार या हमारा देश में इस बात को स्वीकार किया जाता है कि भारत में आर्थिक रूप से भेद यानी यानी यूं कहे कि अंतर तो है, लेकिन इस अंतर की यानी ये असमानता को कम करने हेतु प्रयास की बात की जाती है। तो कुल मिलाकर ये तीन लक्ष्य को तो स्वीकार किया जाता है, लेकिन संपत्ति के जो समाजीकरण की स्थिति है इसको हमारे देश में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ये समाजवाद के स्वरूप को लेकर हमारे देश में इस तरह की चीजें स्थापित है। और कई बार ऐसा भी होता है कि संविधान में कुछ बातें हैं लेकिन उसको परिभाषा के रूप में स्पष्टतः कह पाना संभव भी नहीं होता है। तो इन चीज़ों के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था हमारे संविधान में है, और उस व्यवस्था के तहत क्या होती है, उस व्यवस्था के तहत ये की जाती है कि जैसे आप लोग ये देखेंगे कि कई मुद्दे ऐसे हो जाएंगे जो संविधान की व्याख्यागत विषय वस्तु है, जिस संविधान में स्पष्ट नहीं है। तो इन मामलों में न्यायपालिका क्या करती है, हमारे संविधान की व्याख्या करती है। तो न्यायपालिका के सामने भी समाजवाद के व्याख्या को लेकर एक केस गया था। वो केस है DS नकारा बनाम भारत संघ, ये केस है। ये 1985 का केस है, 85 का, याद रखिएगा।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बातें कही थी जो कि अभी मैंने आपसे कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि भारत में समाजवाद का जो स्वरूप है वो व्यवहारिक ज़्यादा है, ना कि शास्त्रीय स्वरूप ज़्यादा है, जिसमें ये समाज में भेदभाव की समाप्ति की बात है निहित है, शोषण विहीन समाज की स्थापना की बात निहित है, वंचित वर्गों के कल्याण की बात निहित है, लेकिन संपत्ति का समाजीकरण को स्वीकार नहीं किया जाता है, अपितु आय की असमानता पे कम करने की बात की जाती है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि भारत में समाजवाद के इस स्वरूप को अपनाया गया। एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि बहुत से देश ऐसे हैं जिसमें समाजवाद के इन विचारों को यानी इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस बात पे जोर दिया जाता है कि कैसे इसकी प्राप्ति हो। तो बहुत से देश में समाजवाद के इन मूल्यों को या इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दो विधियों का उपाय किया जाता है। पहला कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार आएगी, जनता के सहयोग से सरकार बनेगी और फिर वो सरकार इन लक्ष्यों की पूर्ति पे बल देगी। इसको कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। और एक ऐसा भी समाजवाद है जिसमें ये मान के चला जाता है कि चूंकि संपत्ति का समाजीकरण एक ऐसा विषय वस्तु हो जाता है जिसमें आप ये तभी संभव होगा जब उच्च वर्गों की संपत्ति राज्य अपने हाथ में ले ले, और कोई भी उच्च वर्ग के लोग अपनी संपत्ति देना चाहेगा नहीं। तो ऐसे में कहा जाता है कि इन लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए हिंसा आदि गतिविधियों का, आंदोलन, हिंसा, इन सब विरोध, इनका सहारा लिया जाए। तो वो एक समाजवाद का दूसरा रूप हो जाएगा। तो एक समाजवाद के दो स्वरूप भी है। जैसे रसिया में जब शुरुआत में समाजवाद आई तो हिंसात्मक गतिविधि के माध्यम से आई। चाइना में भी कुछ कुछ ऐसा ही स्वरूप है। लेकिन एक विचार के रूप में जब देखा जाए तो समाजवाद वर्तमान समय में एक सफल विचार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो कुछ गिने चुने देश ही अभी ये देखा जाए कि समाजवाद के इस पूरे मौलिक विचार को अपनाया हुआ है, लेकिन उसमें भी शायद ही कोई देश हो जो समाजवाद के 100 यानी पूर्णतः उसके जो दर्शन है, राजनीतिक विचार है, उसके पूर्ण स्वरूप में अपनाता हो। शायद चाइना यद्यपि अपने आप को समाजवादी देश कहता है, लेकिन वहाँ पे ऐसे बहुत से साधन है जिसमें उसने उदारवादी विचार, जो कि अभी थोड़ा हम देखेंगे, उसको अपनाया हुआ है। एक क्यूबा एक ऐसा देश है जो लगभग समाजवादी विचार के अनुकूल है। उत्तर कोरिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार की गतिविधियाँ सरकार के द्वारा किया जाता है। इसलिए एक राजनीतिक विचार के रूप में समाजवाद कोई ज़्यादा सफल विचार हो ये नहीं कहा जा सकता है। हाँ, एक सामाजिक विचार के रूप में, सामाजिक दर्शन के रूप में इसकी मान्यता है। कौन नहीं चाहता है कि हमारा समाज भेदभाव रहित हो जाए? कौन नहीं चाहता है कि हमारे समाज से वंचित वर्ग रहे ही ना? कौन नहीं ये चाहेगा कि हमारे समाज में शोषण जैसी कोई स्थिति हो ही नहीं? एक सामाजिक विचार के रूप में समाजवाद का महत्व है, लेकिन एक राजनीतिक विचार के रूप में समाजवाद जो है एक सफल विचार नहीं कहा जा सकता है। तो ये हम लोगों ने अभी जाना कि समाजवाद एक विचार के रूप, राजनीतिक विचार के रूप में समाजवाद का स्वरूप क्या है, इसके कुछ लक्ष्य क्या हैं, हमारे जो भारत का संविधान है उस संविधान में समाजवाद का स्वरूप क्या है और इसको किस रूप में स्वीकार किया गया है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसी में होगा कि भारत के संविधान में उदारवाद का स्वरूप किसमें? भारत के संविधान में। तो उदारवाद अभी आप लोगों ने जाना कि क्या है एक विचार के रूप में। ये व्यक्ति केंद्रित विचार है। समाजवाद समाज केंद्रित था, ये व्यक्ति केंद्रित है, जिसमें केवल व्यक्ति को ध्यान में रखकर ही इसके समस्त लक्ष्य, इसके संपूर्ण जो दर्शन होंगे, विचार होंगे, व्यक्ति को ही ध्यान में रखकर बनाया जाएगा कि एक बेहतर व्यक्ति का निर्माण कैसे हो, एक बेहतर व्यक्ति के निर्माण में कौन कौन सी उचित परिस्थितियां हो, इसी को मद्देनजर, इसी को ध्यान में रखकर ही इस विचार के स्वरूप का निर्धारण होता है। इसमें ये ध्यान नहीं रखेगा कि व्यक्ति के हित में यदि समाज का कोई अहित नजर भी आए तो ये लोग उस वहाँ पे समझौता करने को तैयार हो जाएगा। व्यक्ति के हित में यदि किसी समुदाय विशेष का नुकसान भी हो रहा है तो यहाँ पर ये लोग समझौता करते हुए नजर आ जाएगा। राज्य और व्यक्ति के मध्य में यदि किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये व्यक्ति को तरजीह देगा, राज्य को कमतर आंकेगा। तो किसी भी रूप में व्यक्ति का महत्व गिरना नहीं चाहिए, अपितु व्यक्ति का महत्व श्रेष्ठ होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, इस रूप में देखा जाए। अब हमारा संविधान इस तरह का प्रावधान कहाँ पे करता है? तो भारत का जो संविधान है वो कहता है कि जो आप लोग, हम लोग अभी देखेंगे फंडामेंटल राइट जब आप लोग पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल राइट जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्ति केंद्रित अधिकार है।
फंडामेंटल राइट क्या है? व्यक्ति केंद्रित अधिकार है जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया गया है। किसके अगेंस्ट में? राज्य के अगेंस्ट में प्रदान किया गया है। अब राज्य के अगेंस्ट में व्यक्ति को अधिकार प्रदान किया गया है, ये समाजवादी विचार में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उसमें माना जाता है कि व्यक्ति को समाज का नियंत्रण व्यक्ति पे होना चाहिए और व्यक्ति को समाज के अंतर्गत होना चाहिए। तो वहां पे भी कुछ अधिकार होंगे, रूल होंगे, लेकिन वो सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए होते हैं। लेकिन उदारवादी विचार में व्यक्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो हमारा जो संपूर्ण मौलिक अधिकार का चार्ट है वो क्या है? मौलिक यानी व्यक्ति केंद्रित है। लेकिन क्या इससे हमारा संविधान पूरी तरह से उदारवादी विचार पे आश्रित है? नहीं। कई ऐसे मौके भी हैं जहां पे हमारा संविधान व्यक्ति यानी व्यक्ति के साथ साथ क्या करता है? समुदाय को भी महत्व देता है और समुदाय विशेष के लिए भी क्या करता है? काम कर रहा होता है, जो कि उदारवाद के विपरीत में है। जैसे आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण की व्यवस्था क्या कहता है? वो तो समाजवाद के अनुकूल है ना, वंचित वर्गों का कल्याण हो। अब ये मान के धारणा आरक्षण में क्या चल रही है कि वो जो लोग हैं अभी तक वंचित रह गए हैं, समाज के विकास क्रम में वो पीछे रह गए, यदि उनके कल्याण हेतु कुछ उपाय नहीं किए गए तो वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसके लिए प्रोत्साहन के रूप में उन्हें आरक्षण जैसी व्यवस्था प्रदान की गई ताकि वो उनका कल्याण हो सके, आगे बढ़ सके। लेकिन उदारवादी विचार के अनुकूल आप चलेंगे तो उनमें आरक्षण जैसी बातें नहीं की जाएगी, क्योंकि इसमें यह कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता के मामले में प्रकृति के द्वारा ही अलग अलग होता है और जिसकी जो योग्यता होती है वो वास्तविक पहचान उसके बल पे प्राप्त कर ही लेता है। बस समाज के अनुकूल वैसी परिस्थितियां होनी चाहिए। लेकिन आरक्षण की जो व्यवस्था है वो उदारवादी विचार के प्रतिकूल हो जाता है। तो कई ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पर यह देखने को मिलेगा कि भारत का संविधान उदारवादी विचार को एक सीमा तक ही अपनाता है जिस सीमा तक समाजवादी विचार को अपनाता है, और इन दोनों की उन चीजों को लिया है जो कि हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल है। यूएसए जाएं, यूरोप के कंट्रीज जाएं जो कि उदारवादी स्वरूप को ही मौलिक रूप से अपनाया हुआ है, वहां पर आरक्षण जैसी कोई विचार ही नहीं है, उदारवादी विचार है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के संविधान में उदारवादी को इसी सीमा तक स्वीकारा गया है।